आज पार्टनरशिप के ऊपर करना है, फिर मॉडल आंसर्स होगा और पार्टनरशिप तो होंगे। कल जो आपको फॉर्मेट दिया था उसमें लिखने की कोशिश की है कल कोई भी एक आंसर वीकेंड पे? ठीक है, नो प्रॉब्लम, वीकेंड पे कर लो, बट कर लेना। आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। जिन लोगों ने सोगा नहीं किया है, जस्ट आफ्टर दिस क्लास वी विल डिस्कस कि वो कैसे करेंगे उस चीज़ को, ठीक है? अब आ जाओ पार्टनरशिप के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप का बनता है सेक्शन 4 में से। सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 6 के ऊपर पार्टनरशिप पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। Prepositional questions भी इस पे फ्रेम होते हैं। Generally, the trend in Delhi Judicial Services is that they will never ask the normal questions from partnership. They will always ask the prepositional questions. And moreover, the trend is almost the same in Punjab and Haryana as well. ठीक है, तो उसमें prepositional questions के ऊपर हम cases discuss करेंगे, दो जो 2023 and 2024 सुप्रीम कोर्ट के cases हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट आती है आपकी, वो स्टेटमेंट आप लिखो और उसी से हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप को। ये क्वेश्चन ही आपका एक बेसिक क्वेश्चन। क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप is a matter of fact as well as a matter of law, is a matter of fact as well as a matter of law. Discuss, discuss. अब देखो, द वर्ड पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं, ध्यान से समझना। इसी तरीके से आंसर्स में भी लिखना। पार्ट मींस टू शेयर, टू डिवाइड। शिप मींस रिलेशनशिप, मींस समवेयर देयर इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पर्सन्स कंसर्न। तो पार्ट टू शेयर इज टू डिवाइड, शिप मींस सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद द पर्सन्स कंसर्न। अगर हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट का, तो वो क्या कहते हैं उसके अंदर, देन व्हेन the two or more persons agree, that means there must be an agreement. Agreement must be between two persons. That is not necessary that it should be between two parties, but there must be between two persons. Two persons के बीच में agreement है wherein they mutually agreed to share the profits of the business, provided that business must be carried on. तुमने और मैंने आज एक अग्रीमेंट कर लिया, दैट अग्रीमेंट इज कि हाँ जी हम जो है पार्टनरशिप 10 दिन बाद शुरू करेंगे। तो पार्टनरशिप आज से रिलेशनशिप हमारा एज पार्टनर्स अराइज नहीं होगा, बिकॉज बिजनेस इज नॉट येट कैरीड ऑन। जब बिजनेस कैरीड ऑन होगा तब वो पार्टनरशिप का रिलेशन स्टार्ट होगा। एंड व्हेन द बिजनेस इज कैरीड ऑन वी अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई म्यूचुअल एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिटी, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो थ्योरीज हैं ये बताती हैं कि इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली हम लोग फर्म है, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम। लास्ट में लिखा है ना बेयर प्रोविजंस में, एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है? मैं एक पार्टनर, हम सब पार्टनरशिप फर्म में सबके बिहाफ पे एक्ट कर सकती हूँ, या हम सब कलेक्टिवली मिलके भी एक्ट कर सकते हैं। जब हम कलेक्टिवली मिलके काम कर रहे हैं तो फर्म है, जब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो जब हमने बोला क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जनरल रूल इज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, टीपीए के साथ मैं लिंक करूंगी हल्का सा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज गवर्न्ड बाय थ्री थिंग्स, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ रेयरली, जहां पे लॉ के थ्रू भी स्टैट्यूटरी सेल, स्टैट्यूटरी मॉर्गेजेस होती हैं। पहला मेजर एक्ट ऑफ द पार्टीज है ना, ट्रांसफर इज जनरली द एक्ट ऑफ द पार्टीज, एंड लेटर ऑन थर्ड को हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं, बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है ट्रांसफर। सेल के ऑर्डर कर दिए, जैसे कल हमने सोगा में पढ़ा था कि मैंने सूट फॉर द प्राइस डाला या सूट फॉर सेल डाल दिया कि जी सेल कर दो, वो सेल किसके थ्रू हो रही है? कोर्ट के थ्रू। सेम रूल अप्लाइज हियर इन पार्टनरशिप। As a general rule, partnership is based upon the contract, which is known as a matter of fact. But in rare circumstances, the partnership can be created by law. अब वो लॉ के थ्रू कैसे पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है? सपोज यू पीपल आर जस्ट रनिंग द बिजनेस, you have not been named yourself by way of an agreement as partners, but the nature of the business that you are carrying on seems to be that you all are partners with each other. Some dispute arises, you approaches the court individually, there is no registration because you never treated yourself as partners or neither the firm.
उस केस में कोर्ट एग्जामिन तो करेगा ना कि प्राइमा फेसाई जो आपके फैक्ट्स दिख रहे हैं मुझे वो पार्टनरशिप फॉर्म जैसे दिख रहे हैं। तो पहले आप एक काम करो, आप पार्टनर्स बनोगे तो मैं बाय कोर्ट ऑर्डर करूंगी आपको, तो बाय लॉ भी आपकी पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है। वो मैं अभी आपको बेयर एक्ट के थ्रू भी समझाऊंगी कहाँ कहाँ पे की जा सकती है। जैसे कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट में स्टैट्यूटरी सेल होती है ना बच्चे, और स्टैट्यूटरी इंडेमिनिटी बनती है, इसी तरीके से कुछ जगहों पे यहाँ पे भी हम लॉ को के थ्रू भी पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे सेक्शन 21, सेक्शन 28, लिख लो इसको, क्रिएशन बाय कोर्ट और बाय लॉ, 21, 28, 32 एंड 45 एंड 45, ठीक है। इनके अंदर क्या है, दैट इज बाय क्रिएशन ऑफ कोर्ट। याद करो सेक्शन 28, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, है ना। अब होल्डिंग आउट इज अनदर नेम ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट में क्या हुआ, तुम सब जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कंपनी कर रही हूँ, मेरा फर्म में कोई हिस्सा नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर नहीं, ठीक है। अब तुम लोगों के साथ सपोज मैं सरबजीत और मैं जो है जा रहे हैं और हमने सुखमनी से जाके क्रेडिट मांगा। Credit has not been given in the name of the firm, and because of Sarabjit, credit has been given on my face value. So she presumed that I am also a partner. I kept myself mum where I was under a duty to speak. I did not speak. Or I misrepresented her that I am also a partner of the firm. Later on, once the credit has been given, she recognizes that I am not the partner in the firm. Then, can I be made liable as a partner in the firm? The answer is yes. Then the partnership is created by whom? Not by the act of the parties, rather by the court. That is statute. So ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना, क्रिएशन वाला जो मैंने लाइन लिखा है, इसमें आप सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 को तो एक्सप्लेन करोगे करोगे, क्यों? क्योंकि वो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 4 के इंग्रेडिएंट्स 5 क्यों लिखोगे? दैट जनरली पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय स्टेटस, ठीक है, वहां पे लिखोगे। फिर आप इसके बाद थोड़ा सा सेक्शन 6 की रेफरेंस दोगे, बिकॉज सेक्शन 6 पे अलग से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 6 इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बाय मुल्ला। तो मुल्ला ये कहता है कि ये एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। क्या? रियल रिलेशन, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ये जो पूरा फ्रेज है ना जो सेक्शन 6 में यूज किया गया है, इस पूरे फ्रेज को अगर बैराक्ट है तो अंडरलाइन करके लिखो, एज सेड बाय मुल्ला इट इज नोन एज द एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 6 एसिड, एसिड, एसिड नहीं एसिड, एसिड अटैक्स होते हैं जो, टेस्ट, एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। प्रोनाउंसिएशन में तो कमी नहीं थी, क्या समझ रहा था तू? एसिड समझ रहा था, एसिड, ठीक है। एसिड अटैक्स जैसे होते हैं तो एसिड कह लो आप, एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ना ना नो प्रॉब्लम। मुल्ला ने इसको क्यों बोला था बच्चे? याद होगा आप लोगों को लैंडमार्क केस इसका, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, है ना। याद है इसके फैक्ट्स कुछ भी? कॉक्स एंड हिकमैन से पहले, कॉक्स एंड हिकमैन के बीच में जो डिस्प्यूट आया उससे पहले क्या था? देयर वाज दिस फादर एंड सन who had actually taken loan from this person, Cox, if I'm not wrong. इनसे लोन लेके they have started the partnership. Partnership was into the losses. ये कहते हैं जो, हाँ जिसने अब लोन दिया है मैं तो रिकवर करूंगी ना, तो मैंने क्या किया कि तुम लोग हटो, I'll step into your shoes. They have borrowed the money from the others to run the business again, but again that went into losses. हिकमैन क्या कहता है कि नहीं जी तुम लोग भी पार्टनर्स हो तो you will also be made liable. वो कहते हैं हम लोग पार्टनर्स हैं नहीं, real relation must be with regard to the relation that the parties carry. तो इसके अंदर ये जो एसिड टेस्ट है आपका ये लेट डाउन किया गया, ठीक है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने टाइम पे या उत्तराखंड, यूपी ऐसी स्टेट्स में ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ आ जाओ, जब आपने 4 लिखा, 5 लिखा, 6 का जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन यू हैव टू गिव इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग 21, 28, 32 एंड 45. 21 is an act which is done in an emergency, है ना। अगर इमरजेंसी में कोई एक्ट किया है बच्चे, वो किसी भी प्रूडेंट पर्सन ने किया है which in which there is no implied authority, and even if it is done by a partner जिसको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल implied authority नहीं थी, तो कहीं ना कहीं पे हम उसको स्टैट्यूटरी में कवर करते हैं ना, स्टैट्यूट में एक्सेप्शन के रूप में कवर कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो, इट इज रिलेशनशिप दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कोर्ट, दैट इज स्टैट्यूट। 32 क्या कहता है बताओ? रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट में 31 के साथ जितने भी आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखना 72 को मिस मत करना व्हाइल राइटिंग योर मेल्स। 72 इज मैंडेटरी कि पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन। तो अगर रिटायरमेंट करवानी है, सपोज आई एम रिटायरिंग एज अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ आवर्स, if I have not given a public notice, ठीक है, और the other party is entering in the belief with you, with all of us, that I am also a partner in the firm, then I will be liable, extended liability मेरी भी आ जाएगी, again the doctrine of holding out, कहीं ना कहीं पे मैं कैसे liable होंगी, by the court. Next is 45. 45 क्या कहता है? Dissolution of how? 39 से dissolution है, 39 से 45 क्या कहता है? Liabilities, liabilities with regard to third party. अब बच्चे, with regard to liability, suppose if I have also represented myself to be the partner in the firm, even though after the retirement or even after the insolvency whatsoever, then in that case liability तो रहेगी ना मेरी, till the time मैंने उस assets में से पूरा सब कुछ remove नहीं कर दिया या कुछ नहीं कर दिया, मेरी liability बनी रहेगी। वो liability even after retirement रहेगी, because public notice was not given, fault was on my part। तो court क्या liable कर रहा है मुझे as a partner in the firm? Therefore the creation of partnership is not solely on the basis of contract, it can sometimes be also on the basis of statute, that is a matter of law. Give all the illustrations. So these are easy questions जो आप लोग खुद लिख के लाओगे, तकरीबन 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, आपको पूरा अच्छे से लिखना है। एक्सप्लेन पार्टनरशिप मीनिंग फर्स्ट, फॉर्मेट बता देती हूँ इसके लिए यहाँ पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट बनेगा, इसका सबसे पहला आएगा आपका पार्टनरशिप का मीनिंग, ठीक है। पार्टनरशिप के मीनिंग में एक ब्रीफ सिंपल इंट्रोडक्टरी लाइन, सेक्शन 4 के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ले सकते हो, पर कोशिश करना अपने आप लिखो, दैट द वर्ड पार्टनरशिप कैन बी बाइफरकेटेड इन टू पार्ट्स, पार्ट एंड शिप, व्हिच मींस पार्ट इज टू शेयर एंड डिवाइड, शिप मींस टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस टुगेदर। इसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो दैट द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप is governed generally by the principles of by the principles of Indian Partnership Act 1932। कोई बात नहीं, मैंने शॉर्ट लिखा, आप पूरा लिखोगे, फिर आगे लिखोगे आप फॉर शॉर्ट फॉर ब्रेविटी दिस thereby or which as per section, या यहाँ फुल स्टॉप करके लिख देना, as per section 4 of the said act, said act का a हमेशा बड़ा रहेगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा। as per the said act, आपने said act लिख के ingredients ड्रॉ कर दोगे यहाँ, ठीक है। क्या क्या ingredients हैं? सबसे पहले there must be an agreement, ठीक है। there must be two parties, अपना ड्रॉ करो प्लीज पैरा एक्ट में से देख देख के, there must be two parties, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है सबसे पहला दैट देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले बोलोगे दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप दैट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, हाउएवर as per the general provisions of section 4 there must be two persons wherein the partnership can be created if the relationship exists in such a manner। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? ये लिखोगे, पहले ये बनाओगे, एक्सप्लेन इट, फिर बाद में नीचे इसको पैराग्राफ में लिखोगे, ठीक है। टू पार्टीज होगी, रिलेशनशिप हो गया, अग्रीड टू शेयर, शेयरिंग ऑफ। अब एक चीज ना ध्यान रखना, ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जनरल रूल क्या होता है बच्चे कि जब भी आप बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हो ना, हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रॉफिट्स में जाएंगे,
वी नेवर थिंक नेगेटिव कि इसमें अगर हम गए लॉसेस में तो क्या वो भी शेयर करेंगे इक्वली. General rule ये होता है, you should not mention it in the contract. Impliedly, when you're sharing the profits in equal manner, losses should be in equal manner. However, if there is a difference of distribution of the profits, उसी manner में recovery of the losses can be made. PT में question से मैं आगे लिखवाऊंगी ये दो तीन चीजें जो आपको relevant रहेंगी. अब sharing of the profits by all or any of them, और उसके साथ साथ लिखोगे business must be, सबसे आगे लिखोगे business must be carried on. और लास्ट में क्या लिखोगे इसके बाद, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. और जब आप ये लिखोगे तो यहीं पे आगे एक्सप्लेन, इसी में ब्रैकेट्स में लिख देना, रिप्रेजेंट्स द डॉक्ट्रिन और थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. क्लियर? समझ में आ रहा है? कुछ बेटर लग रहा है? मतलब आपके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है अलग, डिफरेंट, कि ये जो पैटर्न है आप अडॉप्ट करते हो वैसा ही है जो हम मतलब क्लासेस में पढ़ रहे हैं. फॉर अ न्यू कैंडिडेट थोड़ा डिफरेंट है. इसको एक्सप्लेन करना है आप नीचे. आपका सेक्शन 4 एक्सप्लेन, ठीक, प्रॉपर मैनर में. देन यू कैन गिव द इलस्ट्रेशन, वन इलस्ट्रेशन. आफ्टर दिस इनके सारे जब एक्सप्लेन कर लिए तो एक इलस्ट्रेशन दे दोगे. फिर आप इसके बाद क्या एक्सप्लेन करोगे? सेक्शन 5. Section 5 also states that the partnership can be created only and only by a contract. अगर ऐसे नहीं लिखना तो क्या लिखोगे? That there is another provision under the Indian Partnership Act which is in the form of an enabling provision which declares, or a declaratory provision which declares that partnership can be created by the contract and it cannot be created by the status. So it is a matter of fact, not a matter of the family terms. क्लियर है यहाँ तक? ये एक्सप्लेन करने के बाद देन आप सीधा आ जाओगे दैट हाउएवर there are certain exceptions to this general rule which has been included under the following sections. Following sections में ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखवाए हैं आपको सेक्शंस. कौन कौन से लिखवाए हैं? 21, 28, 32 एंड 45. ठीक है, इन सेक्शंस को लिख के एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द सेक्शंस इन योर लैंग्वेज एज पर सेक्शन दिस इलस्ट्रेशन, एज पर दिस एंड दिस इलस्ट्रेशन. करने के बाद कंक्लूजन, सो एज टू रिकैपिचुलेट. और अगर आप नटशेल लिखते हो तो इन अ नटशेल आता है. सो इन अ नटशेल, सो एज टू रिकैपिचुलेट, और टू रिकैपिचुलेट, टू कंक्लूड, टू सम अप, हेंस, कुछ भी, देयरफॉर. क्या लिखोगे एंड में? क्योंकि स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई एंड में करो. कभी भी स्टेटमेंटल क्वेश्चंस के अंदर जस्टिफिकेशन स्टार्टिंग में नहीं आती, एंड में आती. प्लस अगर हमने क्वेश्चन यस नो के फॉर्मेट में पूछे हैं उसमें भी कभी भी स्टार्टिंग में यस नो मत करना, वहीं गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. एंड में करो. हेंस द आंसर इज इन द नेगेटिव और इज इन द अफर्मेटिव इंस्टेड ऑफ राइटिंग यस और नो. क्लियर है? ये इसको लिख के लाना है आप लोगों ने. अब फॉर्मेट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ. अब इसके बाद एक और ऐसे स्टेटमेंटल क्वेश्चन के ऊपर लिखो, लॉ ऑफ पार्टनरशिप. लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी. आते हैं ये क्वेश्चंस? लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी. डिस्कस. 18 आएगा इसके अंदर, ऑफ कोर्स आएगा, प्लस पार्टनरशिप आएगा, है ना. सो फर्स्ट यू एक्सप्लेन द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है? दैट देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मींस रिलेशन बिटवीन द पर्संस. एक्सप्लेन अगेन सेक्शन 4 लाइक दिस. उसके बाद क्या लिखोगे डायरेक्टली? सेक्शन 18. सो 18 में क्या लिखोगे? दे आर द बच्चे, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, करना पड़ेगा. वो इतना डीप डिटेल में नहीं करोगे, इंग्रेडिएंट्स बना दोगे उतना भी सफिशिएंट. एंड देन कम टू योर दिस सेक्शन 18. सेक्शन 18 के बाद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में एजेंसी वाली वो थ्योरी ऑफ एजेंसी कैसे रहेगी? थ्योरी ऑफ एजेंसी में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स भी है, सब कुछ है, और आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी भी है, क्योंकि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाएगी. इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाद क्या आ जाएगा? दैट इन सर्टेन केसेस इन द इमरजेंसी द बाइंडिंग ऑफ द फर्म विल बी देयर.
बाय द पार्टनर। ये एक एक दो दो लाइन नीचे नीचे आप लिखते चले जाओ। समझ में आया एजेंसी के अंदर क्या लिखना है? जहां पे किसमें कॉक्स वर्सेस एकमैन दे सकते दे सकते दे सकते, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। अब आ जाओ इसके बाद हम इसमें से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो कि प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से फैक्ट्स में से भी दूंगी। पुराने टाइम पे बहुत इजी आता था आपका क्वेश्चन, जैसे पहले आए हुए हैं, व्हाट आर द टेस्ट टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, इट इज प्री 2010, राइट? 2010 के बाद थोड़े से चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज द कर्ता, जस्ट सुन लेना फिर लिखवा भी दूंगी। ए इज द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली which was carrying on wholesale business of food grains. S, one of the sons of A, joined the HUF business on a monthly salary of 5,000 rupees only from April, that is 2010. In November same year, business was converted into partnership between A as Karta of HUF and S. Partnership deed was also executed in the same year, which indicated S having been admitted as partner with effect from the November, having 30% share in profit and loss. Remaining 70% remained with A as a Karta of HUF. Partnership firm applied for registration with income tax authorities who refused to register the firm on the ground that there was no valid partnership, whether refusal is justified, which is the main particular section. Yes, very right. व्हाट डज दैट स्टेट? स्टेटस से क्रिएट ही नहीं होती। क्रिएट होगी तो कैसे होगी? और बैकडेट से पार्टनरशिप में कैसे जा रहे हो? आपके बच्चे ने अप्रैल में ज्वाइन करा लिया, या तो हैड ही बीन माइनर ही वुड हैव बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता। अगर वहां पे होता तो फिर ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत नहीं आनी थी। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ कि नहीं, उसको मेजर होने के बाद एडमिट करा रहे हैं, एडमिट कराने के बाद अप्रैल के बाद कह रहे हैं नवंबर में आओ, और नवंबर में हम एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं। But partnership can never be created in the form of HUF. It can always be created by way of the contract. That is not by only the status. So had they entered into a contract wherein partnership can be created, तो वो firm बना सकते थे। जैसे मेस्टर्स एंड आते हैं ना, सो एंड सो सन्स, वो फर्म्स ही होती हैं बच्चे, होती वो भी फैमिली के बीच में। एक चीज और ध्यान रखना, कहते ये हो कि हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसिडर्ड टू बी वन एंड दे कैन नॉट क्रिएट पार्टनरशिप, बट दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं दे कैन क्रिएट अ पार्टनरशिप, और होती है। होता क्या है, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वाइफ के नाम पे वो रजिस्टर इसलिए करा लेते हैं ताकि वो पैसे रजिस्ट्रेशन के कम हो जाएं, और सारा का सारा एक्टिव बिजनेस इज रन बाय द हस्बैंड। सो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रह सकता है। लेकिन बार क्या है सेक्शन 5 में, पढ़ो जरा, व्हाट इज अ बार इन सेक्शन 5? हाँ, पूरा पढ़ो ना, सेक्शन 5 पूरा पढ़ो। आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। आया समझ में ये? ठीक है जी। अब इसके ऊपर कैसे लिखोगे? उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पहले इशू बना दिया। इशू क्या बनाया? वेदर रिफ्यूजल इज जस्टिफाइड। सो द आंसर इज यस। तो आपने इसका और इश्यूज क्या बनाओगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे दैट फॉर कैरिंग अ पार्टनरशिप दीज आर द फॉलोइंग एसेंशियल्स। कौन कौन से फॉलोइंग एसेंशियल्स है? सेक्शन 4 वाले। एंड देन एज फार एज द अबव स्टेटेड preposition is concerned, it automatically falls under section 5 of the said provision, wherein section 5 states so and so। अपनी लैंग्वेज में लिख के फिर इस preposition के साथ उसका अप्रेजल करोगे, that because it has been created as HUF which is strictly barred under this, therefore the refusal by the registration authority is justified and there cannot be any other approach. However, if they wanted to come or enter into a partnership business, they could have gone under the contract instead of HUF as being the status. Clear? लिख लोगे? ठीक है जी। अब आगे इसके बाद एक दो और स्टेटमेंटल क्वेश्चंस फिर हम करेंगे लेटर जजमेंट्स। सैलरीड पार्टनर है। बट
this being a specific law over the Hindu law, that will prevail. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, वो ठीक है। अगर आता भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन तो लिखोगे दिस बीइंग अ स्पेसिफिक प्रोविजन विल ओवरराइड द जनरल प्रोविजन। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे आ जाओ आप। इसके अंदर एक दो केसेस भी होंगे और लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट कर लिया आप लोगों ने? एलएलपी एक्ट पढ़ा है? ओके गुड। एक प्रिवी काउंसिल की जजमेंट लिखिए, सन्यासी चरण वर्सेस कृष्ण नंदन। सन्यासी चरण वर्सेस कृष्ण नंदन। It's a Privy Council judgment in which it has been held, in which it has been held that relationship of a partnership can be created, relationship of a partnership can be created by a